Hello everyone, welcome to CBSE History and Social Science. Today we will discuss class 11th History Chapter 7 Changing Cultural Tradition. आज की इस वीडियो में हम 11th History के 7 चैप्टर बदलती सांस्कृतिक परंपराएं के पार्ट 2 का अध्ययन करेंगे। इससे पहले के पार्ट 1 वीडियो में हमने देखा कि किस तरह यूरोप के इटली देश में जो है पुनर्जागरण या रेनेसेंस की शुरुआत हुई। फ्लोरेंस शहर से कैसे वहाँ पर ह्यूमनिज्म का विकास हुआ, यूनिवर्सिटीज़ का क्या रोल था और कौन कौन प्रमुख लोग थे जिन्होंने इस रेनेसेंस के प्रारंभ होने में अपना कंट्रीब्यूशन दिया। पैट्रार्क से लेकर लियोनार्डो दा विंची और यूरोप के इटली देश के विभिन्न शहरों रोम, मिलान, वेनिस, फ्लोरेंस और जिनेवा शहरों के बारे में हमने डिस्कस किया। अब आज के इस वीडियो में हम रेनेसेंस से विभिन्न क्षेत्रों में क्या क्या परिवर्तन हुए और किन नई चीज़ों को जो है इस पुनर्जागरण के युग में अब अप्लाई किया गया था उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। सबसे पहले देखते हैं हम कि मिडाइवल आर्ट और रेनेसेंस आर्ट में क्या डिफरेंस था। ठीक है, मध्ययुगीन जो कला थी और पुनर्जागरण काल में जो कला थी, दोनों में क्या अंतर थे। तो सबसे पहले कि मध्यकालीन जो आर्ट थी, देयर वाज नो पर्सपेक्टिव, किसी तरह की परिप्रेक्ष्य विधि का कोई यूज़ नहीं किया गया था। जबकि रेनेसेंस आर्ट में एवरीडे सीन्स जो है दिन प्रतिदिन के जो भी घटनाएं होती थी उनके सीन्स को लेकर पेंटिंग्स बनाई जाती थी। देयर वाज नो प्रोपोर्शन। ठीक है, रेनेसेंस आर्ट वाज मोर रियलिस्टिक। मिडाइवल आर्ट की मेन थीम्स वर द रिलीजियस थीम्स, रिलीजियस सब्जेक्ट्स को लेकर ही मिडाइवल पीरियड में पेंटिंग्स बनाई जाती थी। जबकि इस रेनेसेंस पीरियड में नए सब्जेक्ट्स थे और उन सब्जेक्ट्स में जियोमेट्री और ह्यूमन एनाटॉमी का भी जो है स्टडी करके उनका बेस पर पिक्चर्स या पेंटिंग को बनाया जाता था। ठीक है, मिडाइवल आर्ट में रिलीजन मेन सेंटर था, जबकि यहाँ पर नए सब्जेक्ट्स को लेकर जो है पेंटिंग्स बनाई जाती थी। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि विभिन्न तरह की जो पेंटिंग, द लास्ट सपर है, मोनालिसा है, लियोनार्डो दा विंची जो है, और ये जो हम देख रहे हैं एनाटॉमी, ह्यूमन एनाटॉमी में हमारी बोन्स का स्ट्रक्चर्स, उनकी साइज़, उनमें जो बोन्स किस टाइप की क्या रहती है, उन सब चीज़ों को पेंटिंग्स ने स्टडी किया और अपनी पेंटिंग में उनका जो है यूज़ किया था। तो ये रेनेसेंस आर्ट थी जहाँ पर मॉडर्न टेक्निक्स का यूज़ किया जाने लगा था। आगे हम देखते हैं रेनेसेंस सोसाइटी किस प्रकार की थी। तो रेनेसेंस समाज जो था स्ट्रिक्ट, इसमें क्लास बेस्ड सोसाइटी थी जहाँ पर हर क्लास के अपने अपने स्ट्रिक्ट रूल्स थे। नोबिलिटी वॉज द मोस्ट पावरफुल बट स्मॉलेस्ट ग्रुप। नोबिलिटी जो कि पैसे वालों का ग्रुप था, वो सबसे पावरफुल ग्रुप था, लेकिन उनकी संख्या नंबर्स सबसे कम थे। स्ट्रिक्ट रूल्स एंड एक्सपेक्टेशन, लोगों से जो है एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा रहती थी और रूल्स वहाँ पर इस जो रेनेसेंस पीरियड में स्ट्रिक्ट थे। बोर्न नॉट मैड और अर्न। ठीक है, इस सोसाइटी में जो है बर्थ का जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता था कि आप किस सोसाइटी में आपका बर्थ हुआ है, जबकि रेस्पेक्ट जो है वो बाय बर्थ होता था, नॉट अर्न रहता था। तो रेनेसेंस पीरियड में ये सोसाइटी थी। फिर शहरों में कौन लोग रहते थे, तो वाइड रेंज ऑफ वेल्थ फ्रॉम रिच टू पुअर, बहुत सारे अलग अलग टाइप के, गरीब से लेकर अमीर सभी तरह के लोग इन शहरों में रहते थे। और ये जो डिफरेंट टाइप के लोग रहते थे वो इन सिटीज़ में वेरियस टाइप की जो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोवाइड करने का काम करते थे। शॉप्स होती थी, डिफरेंट टाइप्स की डिफरेंट गुड्स प्रोड्यूस होते थे और उनके सेलिंग और उस तरह की सारी एक्टिविटीज़ में यहाँ के लोग इन्वॉल्व रहते थे। तो रेनेसेंस पीरियड में टाउन्स में गरीब से अमीर सभी तरह के लोग रहते थे। फिर आते हैं पीजेंट्स की बात करें। पीजेंट्स की कंडीशन क्या थी इस समय। तो पीजेंट्स वर द वीकेस्ट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी बट दे वर द लार्जेस्ट ग्रुप। सबसे बड़ा ग्रुप था सोसाइटी में, इनकी संख्या सबसे ज़्यादा थी। मोर फ्रीडम एज सर्फडम डिक्रीज। पीजेंट्स इस समय ज़्यादा आज़ाद हो रहे थे क्योंकि सर्फडम की जो प्रैक्टिस थी वो इस समय लगातार डिक्रीज होती जा रही थी। मेनली लिव्ड इन रूरल एरियाज सो वर लीस्ट इम्पैक्टेड बाय रेनेसेंस। ये जो पीजेंट्स थे वो रूरल एरियाज में ज़्यादा रहते थे और इसलिए इस रेनेसेंस का सबसे कम इफेक्ट अगर हम देख सकते हैं तो वो पीजेंट्स की लाइफ पर पड़ा था। ठीक है, तो दे वर द लीस्ट
इफेक्टेड और इम्पैक्टेड बाय द रेनेसेंस। इसके बाद बात करते हैं कि इस रेनेसेंस पीरियड में साइंस, फिलोसॉफी एंड अरब लोगों का इस रेनेसेंस को लाने में क्या कंट्रीब्यूशन रहा था। The monks and the clergymen were familiar with the works of Greek and Roman scholars from the Middle Ages, but they did not let them get known to other people. ठीक है, जो मिडिल एजेस में जो मॉन्क्स और चर्च के लोग होते थे वो ग्रीक और रोमन स्कॉलर्स की जो भी रचनाएं होती थी उनसे भली भांति परिचित होते थे, उनका स्टडी करते थे, उनसे वेल अवेयर थे, लेकिन वो लोग अपने इस नॉलेज को बाकी लोगों को बताना पसंद नहीं करते थे, यानी वो छुपा कर रखते थे या जो है अपने इस नॉलेज को वो शेयर नहीं करते थे। ये मिडिल एजेस में होता था। लेकिन after 14th century, by 14th century, many scholars started to read the translation of Greek writers like Plato and Aristotle. 14th century के बाद बहुत सारे विद्वानों ने ग्रीक जो विद्वान थे प्लेटो और अरस्तु, एरिस्टोटल, उनकी रचनाओं के ट्रांसलेशन को पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। They were translated and preserved by Arab translators. अब इनकी रचनाओं को ट्रांसलेट करने का काम जो है अरब ट्रांसलेटर्स के द्वारा किया गया था। सम यूरोपियंस रीड ग्रीक वर्क्स इन अरेबिक ट्रांसलेशन, और बहुत सारे यूरोपियंस ने तो इन प्लेटो और अरस्तु जैसे ग्रीक विद्वानों की रचनाओं को अरेबिक ट्रांसलेशन से पढ़ा था। एंड ग्रीक ट्रांसलेट अरेबिक एंड पर्शियन स्कॉलर्स वर्क इन यूरोपियन लैंग्वेज, और उसके बाद इन अरेबिक और पर्शियन लैंग्वेज में जो ट्रांसलेशन था उनको बाद में यूरोपियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया था। ठीक है, तो अरेबिक ट्रांसलेशन से प्लेटो और अरस्तु जैसे विद्वानों की रचनाओं को यूरोपियन लोगों ने पढ़ा। दीज वर्क्स वर ऑन नेचुरल साइंस। अब ये जो ग्रीक लिटरेचर था वो मेनली नेचुरल साइंस, मैथ्स, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन और केमिस्ट्री जैसे विषयों पर था, जो कि बहुत ही यूजफुल सब्जेक्ट थे, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट थे। उन सब विषयों पर यूरोपियन लोगों का नॉलेज जो है वो बढ़ा। द एल्माजेस्ट ऑफ टॉलेमी। अब इन रचनाओं में टोलेमी नामक विद्वान की जो बुक थी अल्माजेस्ट वो प्रमुख थी। वॉज द वर्क ऑफ 140 CE ऑन एस्ट्रोनॉमी। ठीक है, नक्षत्र शास्त्र पर एस्ट्रोनॉमी की ये बुक थी अल्माजेस्ट, जो ग्रीक लैंग्वेज में थी। इसका अरेबिक में ट्रांसलेशन हुआ था और इसी को यूरोपियंस ने पढ़ा। इब्न सीना एक अरेबिक जो है फिजिशियन थे, फिलोसोफर थे, और उनकी रचना जो थी वो मेडिसिन के ऊपर थी, जिसकी जो है बुक्स पढ़ी थी वो बुखारा के रहने वाले थे। फिर अल राजी जो थे वो भी ऑथर थे, मेडावल इंसाइक्लोपीडिया उनके द्वारा लिखा गया था एज मैन ऑफ नॉलेज इन इटालियन स्टेट्स। उनको इटालियन राज्यों में अल राजी को एक बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन माना जाता था। द क्रिश्चियन थिंकर्स अडोप्टेड द मेथड ऑफ अरब फिलोसोफर ऑफ स्पेन इब्न रश्द, हु ट्राई टू रिजोल्व द टेंशन बिटवीन फिलोसॉफिकल नॉलेज एंड रिलीजियस फेथ। और इब्न रश्द जो स्पेन का एक मुस्लिम राइटर था, और उसकी रचनाओं को भी इन लोगों ने पढ़ा, जो कि धार्मिक और दार्शनिक विषयों के बीच के मतभेद को दूर करने वाली, समस्याओं को सुलझाने वाली उसकी एक रचना थी। तो इस तरह से अल राजी, इब्न सीना, टॉलेमी जैसे विद्वानों की रचनाओं को इन ग्रीक लैंग्वेजेस में जो थी उनको ट्रांसलेट करके अरेबिक में इन यूरोपियंस द्वारा पढ़ा गया था, और वो सारा नॉलेज जो पहले था वो अब यूरोपियन को मिलने लगा था। ठीक है, हाँ, अब बात करते हैं द आर्टिस्ट एंड द रियलिज्म। इस समय किस तरह कलाकारों ने जो है वास्तविक दृश्यों का निर्माण किया था, किस तरह से उसका प्रयोग किया था। ह्यूमनिज्म वॉज नॉट ओनली प्रोपोगेटेड थ्रू एजुकेशन बट ऑल्सो बाई आर्ट। ठीक है, मानववाद को जो है न सिर्फ शिक्षा के माध्यम से यहाँ पर जो है आगे बढ़ाया गया, बल्कि कला का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा। आर्किटेक्चर एंड बुक्स, द आर्टिस्ट वर इंस्पायर्ड बाय स्टडीइंग द वर्क्स ऑफ द पास्ट। इस काल के जो कलाकार थे वो भूतकाल की रचनाओं से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। द मैटेरियल रिमेन्स इंक्लूडिंग फ्रेगमेंट्स ऑफ आर्ट वर फाउंड ऑन द रूइंस ऑफ एंशिएंट रोम एंड अदर डेजर्टस सिटीज़। इन आर्टिस्ट को जो है पुरानी इस कलाकारी और स्थापत्य कला की जानकारियाँ जो है रोम और ग्रीस की जो पुराने शहर थे उनमें वो जो खंडहर थे, उन खंडहरों से उस पुरानी जो है वास्तुकला, चित्रकला की जानकारी प्राप्त हुई। इटालियन स्कल्पटर्स वर इन्फ्लुएंस्ड विद परफेक्टली प्रोपोर्शन्ड मैन एंड फीमेल फिगर्स। डोनाटेलो इनिशिएट द न्यू ग्राउंड विद हिज लाइफ लाइक स्टेच्यूज। इस समय के जो इटालियन मूर्तिकार थे वो प्राचीन रोम और ग्रीस की सभ्यताओं में जो महिला और पुरुषों के पूरे आदमकद साइज़ के जो स्टेच्यूज बनाए जाते थे उससे बहुत प्रभावित थे। और इस कार्य को इटली के जो डोनाटेलो
डोनेटेलो नाम के जो एक मूर्तिकार थे, उन्होंने इस काम को आगे बढ़ाया। वो आदमकद पुरुष और महिला की मूर्तियां बनाने में बहुत एक्सपर्ट थे। द आर्टिस्ट वर हेल्प्ड बाय द साइंटिस्ट बाय मेकिंग एक्यूरेट ह्यूमन फिगर्स। इन कलाकारों की मदद करने में वैज्ञानिकों का भी बहुत बड़ा योगदान था, क्योंकि वो पूरी तरह से बिल्कुल सही मानवीय आकृति का निर्माण करते थे। द आर्टिस्ट went to laboratories of medical schools for studying bone structure। और इस समय के बहुत सारे कलाकार जो हैं साइंटिफिक लेबोरेटरीज में जाते थे, जहाँ पर वो शरीर रचना में हड्डियों के आकार का अध्ययन करते थे और उसी के बेस पर फिर वो चित्रों में उस ज्ञान का प्रयोग करते थे। इस समय के एक बहुत बड़े चिकित्सा विज्ञानी जो है रसायन शास्त्र के मेडिसिन के एंड्रियस वेसिलिस जो थे एट द यूनिवर्सिटी ऑफ पडुआ के विश्वविद्यालय में पढ़ाते थे, फर्स्ट डिसेक्टेड द ह्यूमन बॉडी विच वाज द बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न फिजियोलॉजी। और उन्होंने एंड्रियस वेसिलिस ने सबसे पहले मनुष्य के शरीर का जो है डिसेक्शन की प्रोसेस जो है सर्जरी के माध्यम से उसके पूरे शरीर के एक एक भाग का अध्ययन करने का काम किया, और यहीं से मानव रचना विज्ञान जो है मानव शरीर रचना विज्ञान का अध्ययन प्रारंभ होता है। पेंटर्स डिड नॉट गेट एनी ओल्डर वर्क। पेंटर्स को कोई पुराना कार्य नहीं मिला, सो दे पेंटेड एज रियलिस्टिकली एंड देयर पिक्चर्स। इसलिए पेंटर्स ने ऐसे वास्तविक दृश्य बनाए जो उन्होंने देखे थे, और उसमें 3 डायमेंशनल 3 आयामी 3D टेक्निक जो है उसके इफेक्ट को उन्होंने बहुत ज़्यादा यूज किया विद द यूज ऑफ लाइट इफेक्ट ऑफ जो है उन्होंने लाइट का प्रकाश का इस तरह से उपयोग किया कि चित्र जो है 3 आयामी 3D बन गए थे। द यूज ऑफ एनाटॉमी जियोमेट्री एंड फिजिक्स टुगेदर विद लॉजिक ऑफ व्हाट इज ब्यूटीफुल क्रिएटेड अ क्वालिटी कॉल्ड रियलिज्म इंट्रोड्यूस्ड इन इटालियन आर्ट विच कंटिन्यूड अप टू 19th सेंचुरी। इस काल की कला में एनाटॉमी शरीर रचना विज्ञान, जियोमेट्री ज्यामिति और भौतिक विज्ञान ने कंबाइंड रूप से मिलकर जो है इस तरह के दृश्य बनाने में बहुत अधिक सफलता प्राप्त की, जिसमें वास्तविक सुंदरता को दिखाया जाता था, और वो बहुत ही जो है क्वालिटी के चित्र होते थे, और इस तरह की क्वालिटी के इन वास्तविक दृश्यों के चित्र जो है वो रियलिज्म है वो कहलाए, और ये इटालियन आर्ट की प्रमुख विशेषता मानी जाती है जो 19th सेंचुरी तक कंटिन्यू रही। इसके बाद देखते हैं हम इटालियन आर्किटेक्चर या रेनेसेंस आर्किटेक्चर, रेनेसेंस की वास्तुकला। तो रेनेसेंस की वास्तुकला में आर्किटेक्चरल डिज़ाइन रिटर्न्स टू द क्लासिकल स्टाइल ऑफ रोम एंड ग्रीस। रोम और ग्रीस की जो पुरानी क्लासिकल भवन निर्माण कला थी उसका फिर से इस समय प्रयोग होने लगा। पब्लिक बिल्डिंग्स, होम्स एंड विल्लाज आर डिजाइंड यूजिंग ग्रीक एंड रोमन आर्किटेक्चरल स्टाइल। सार्वजनिक निर्माण के भवन जो थे, मकान जो थे या विलास जो होते थे वो प्राचीन ग्रीक और रोमन आर्किटेक्चरल स्टाइल्स के बेस पर बनाए जाने लगे। रेनेसेंस बिल्डिंग्स फीचर कॉलम्स, डॉम्स एंड वॉल्टेड सीलिंग्स। रेनेसेंस बिल्डिंग की सबसे प्रमुख विशेषता वो थी कॉलम, डोम यानी गुंबदों का, और वॉल्टेड सीलिंग का निर्माण था। ये अधिकतर बिल्डिंग में कॉलम्स देखने को मिलते हैं, और साथ ही साथ डोम गुंबदों का निर्माण इस समय बहुत बड़े पैमाने पर किया गया। वॉल्टेड सीलिंग्स भी इस समय उपयोग में ली गई। ब्रुनेल्शी डिजाइन द फर्स्ट डोम बिल्डिंग, और डोम बिल्डिंग को डिज़ाइन करने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे ब्रुनेल्शी। ब्रुनेल्शी ने सबसे पहले गुंबद वाली इमारत का निर्माण किया। पर्सपेक्टिव बिकम्स इंपॉर्टेंट इन आर्किटेक्चर, और परिप्रेक्ष्य विधि जो है आर्किटेक्चर में भी, मूर्तिकला और भवन निर्माण कला में भी महत्वपूर्ण हो गई। रोम बिकेम द सेंटर ऑफ रेनेसेंस आर्ट इन द 1500। 15वीं शताब्दी में या 16वीं शताब्दी में हम कह सकते हैं कि रोम जो है इस पुनर्निर्माण भवन निर्माण कला का, आर्किटेक्चरल डिज़ाइन का एक महत्वपूर्ण सेंटर बन चुका था। और इस भवन निर्माण कला के 3 प्रमुख वास्तुकार जो थे वो थे लियोनार्डो दा विंची, माइकल एंजेलो एंड राफेल। ये तीनों है जो वास्तुकला के सबसे महत्वपूर्ण ज्ञानी स्कॉलर्स विद्वान थे। स्कल्पचर्स एंड आर्किटेक्चर आर इंक्लूडिंग रेनेसेंस आर्ट बोथ ड्रू फ्रॉम ग्रीक एंड रोमन इन्फ्लुएंस। और इस काल की इस वास्तुकला पर बोथ ग्रीक और रोमन प्रभाव को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। इसके बाद हम देखते हैं कि किस तरह से लियोनार्डो दा विंची ने 1452 से 59 का जो उनका लाइफ पीरियड है जो है उनका क्या कंट्रीब्यूशन इस रेनेसेंस पीरियड में रहा। तो ही वॉज अ साइंटिस्ट, एनाटोमिस्ट, स्कल्पचरल, पेंटर, आर्किटेक्ट, राइटर, ठीक है, बहुत सारी कलाओं में दक्ष व्यक्ति थे लियोनार्डो दा विंची, और वो मास्टर ऑफ रियलिज्म एंड पर्सपेक्टिव, परिप्रेक्ष्य और वास्तविक दृश्यों के चित्रांकन में प्रमुख व्यक्ति थे।
पेंटर थे। स्टडीड ह्यूमन एनाटॉमी, लियोनार्डो दा विंची ने सबसे महत्वपूर्ण है मानव शरीर रचना विज्ञान का बहुत अधिक अच्छे से अध्ययन किया था। टू बी एज एक्यूरेट एज पॉसिबल, बिल्कुल ऐसा कि मनुष्य के शरीर की रचना जैसा ही लगे, इस तरह से उन्होंने अध्ययन किया था। स्कल्प्टर, पेंटर, एस्ट्रोनॉमर, इन्वेंटर, और इसी वजह से उन्हें ट्रू रेनेसेंस मैन का दर्जा दिया जाता है। ट्रू रेनेसेंस मैन लियोनार्डो दा विंची को कहा जाता है। ही वॉज अ वर्सेटाइल जीनियस हु हैड कमांड ओवर बॉटनी, एनाटॉमी, मैथमेटिक्स, आर्ट एटसेट्रा। उन्हें बहुत सारे विषयों पर मास्टर्स थे, एक तरह से पादप विज्ञान का, शरीर रचना विज्ञान का, गणित और अन्य अनेक सब्जेक्ट या विषयों पर वो एक तरह से निष्णात थे। ही पेंटेड द मोनालिसा एंड द लास्ट सपर, उनके बनाए गए चित्रों में सबसे महत्वपूर्ण जो है मोनालिसा और द लास्ट सपर की पेंटिंग को माना जाता है। ही ड्रीम्ड फॉर एबिलिटी टू फ्लाई एंड स्पेंड सो मेनी ईयर्स ऑब्जर्विंग बर्ड्स इन फ्लाइट, डिजाइन्ड अ फ्लाइंग मशीन, और उन्होंने बहुत वर्षों तक मनुष्य की उड़ने की क्षमता के ऊपर रिसर्च किया और उसके लिए उन्होंने बर्ड्स को बहुत लंबे समय तक जो है ऑब्जर्व किया, और उसके बाद उन्होंने एक फ्लाइंग मशीन का डिज़ाइन भी बनाया। ही यूज्ड टू साइन हिज नेम लियोनार्डो दा विंची, मीनिंग डिसाइपल ऑफ एक्सपेरिमेंट। वो अपने साइन लियोनार्डो दा विंची के नाम से करते थे, और इसका मीनिंग इटालियन भाषा में जो ये वर्ड है इसका मीनिंग था एक्सपेरिमेंट का, प्रयोगों का शिष्य, प्रयोग करने वाला शिष्य के रूप में वो अपने आप को जानना चाहते थे। उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और उन्हीं के बेस पर उनके ये चित्र बने। यहाँ पर ये एनाटॉमी और ह्यूमन एनाटॉमी से रिलेटेड उनके जो स्केचेज है वो हम देख सकते हैं। फिर अगली बात करते हैं, इस काल के दूसरे एक महत्वपूर्ण वास्तुकार थे माइकल एंजेलो। ठीक है, माइकल एंजेलो जो है ही वॉज अ ब्रिलियंट पेंटर, स्कल्प्टर एंड आर्किटेक्ट, मोस्ट फेमस फॉर हिज वर्क इन वेटिकन सिटी। रोम के अंदर जो वेटिकन सिटी है, जो पोप का सिटी है, उस वेटिकन सिटी में अपने बनाए गए बिल्डिंगों, वास्तुकारिता की वजह से वो बहुत ज़्यादा फेमस है। ही वॉज वेल नोन फॉर हिज फ्रेस्कोज इन द सिस्टाइन चैपल। सिस्टाइन चैपल में उनकी जो मूर्तियां हैं उसके लिए उन्हें जाना जाता है। द सीलिंग इलस्ट्रेट द स्टोरीज ऑफ द बुक ऑफ जेनेसिस, और सिस्टाइन चैपल की छत के ऊपर जो बहुत सारी स्टोरीज जो है जेनेसिस, बुक ऑफ जेनेसिस की स्टोरीज है, उन्होंने उनको डिपाइट किया हुआ है। वेटिकन सिटी ये यहाँ आप देख सकते हैं, इसमें सेंट पीटर्स की बेसिलिका जो है, लार्ज डोम बिल्डिंग, ये बड़ी सी बिल्डिंग है, उसका एक गुंबद जो है ये माइकल एंजेलो द्वारा डिज़ाइन किया गया था। एंड सेंट पीटर स्क्वायर, ये जो एक बड़ा सा चौराहा स्क्वायर जो आप देख सकते हैं, ये भी माइकल एंजेलो द्वारा डिज़ाइन किया गया था। ठीक है, द लास्ट जजमेंट ऑन द अल्टर वॉल ऑफ द सिस्टाइन चैपल, ये जो है सिस्टाइन चैपल की छत के ऊपर लास्ट जजमेंट जो है उसका पिक्चर है। द पाइटा, और इसी के साथ उनका एक और महत्वपूर्ण मूर्ति जो देखने को आती है वो है द पाइटा, मार्बल स्टेच्यू ऑफ ए क्रूसिफाइड जीसस बीइंग हेल्ड बाय हिज मदर मैरी इन सेंट पीटर्स बेसिलिका। ठीक है, ये जो मूर्ति है ये जीसस क्राइस्ट के क्रूसिफाइड होने के बाद उनकी माँ मदर मैरी द्वारा उनको गोद में लिए गए एक बहुत ही दयापूर्ण दृश्य का अंकन जो है इस मूर्तिकार माइकल एंजेलो द्वारा किया गया। पाइटा उनकी बहुत फेमस मूर्तियों में से एक है। तो द लास्ट जजमेंट, द पाइटा, वेटिकन सिटी का जो सेंट पीटर्स बेसिलिका और सिस्टाइन चैपल जो है उनके बहुत महत्वपूर्ण जो है योगदान है माइकल एंजेलो के। फिर बात करते हैं इस काल के तीसरे महत्वपूर्ण मूर्तिकार और पेंटर राफेल की, स्पेशली नोन फॉर हिज मैडोनास पेंटिंग ऑफ मैरी द मदर ऑफ जीसस। राफेल को उनकी पेंटिंग मैडोनास की वजह से जाना जाता है, जो कि मदर मैरी का ही एक नाम है। अ मेजर आर्टिस्ट इन द वेटिकन सिटी, और वो भी वेटिकन या वेनिशियन सिटीज़ में एक बहुत महत्वपूर्ण आर्टिस्ट के रूप में जाने जाते हैं। यहाँ पर उनकी मैडोना मदर का जो है मदर मेरी का मैडोना का जो पिक्चर है वो यहाँ पर दिखाया गया है। और इसी के साथ उन्होंने स्कूल ऑफ एथेंस, अ फ्रेस्को इन द अपोलोस्टिक पैलेस इन द वेटिकन। वेटिकन में ग्रीस और रोम के सभी बड़े बड़े स्कॉलर्स, फिलोसोफर, टीचर्स, जिसमें एरिस्टोटल, प्लेटो, सोक्रेट, जो डिफरेंट एरा में हुए थे, उन सभी को एक साथ एक ही सीन में उन्होंने इस जो है पेंटिंग में पोर्ट्रे किया है। और ये जो है स्कूल ऑफ एथेंस के नाम से जानी जाती है, जो कि वेटिकन सिटी के पैलेस अपोस्टोलिक पैलेस में स्थित है। फिर हम बात करते हैं
कि इस समय में रेनेसेंस को लाने में एक और चीज़ का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा था, वो थी प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। मुद्रण कला का बहुत बड़ा योगदान था। यूरोपियंस बोरोड द आइडिया ऑफ प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी फ्रॉम चाइनीज पीपल बिकॉज द यूरोपियन ट्रेडर्स एंड डिप्लोमेट्स बिकेम फैमिलियर विद इट ड्यूरिंग द विजिट्स टू द मंगोल रूलर्स कोर्ट। 12, 13, 14 सेंचुरी में बहुत सारे इटालियन ट्रेडर्स जो है वो मंगोल रूलर्स के यहाँ से आते जाते थे, ट्रेड करते थे, चाइना जाते आते रहते थे, और उन्हीं चाइनीज़ पीपल से इटालियन जो ट्रेडर्स थे उन्होंने प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी को सीखा और वो फिर अपने देश में इसको लेकर आए। और इस टेक्नोलॉजी के आने के बाद जो है रेनेसेंस पीरियड को आगे बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस टेक्नोलॉजी के आने से पहले ज़्यादातर टेक्स्ट जो है वो हाथों से लिखे होते थे, हैंड रिटन फॉर्म में होते थे, जिन्हें मैन्युस्क्रिप्ट कहा जाता है। जोहानस गुटेनबर्ग, अ जर्मन, मेड हिज फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस एंड प्रिंटेड 150 कॉपीज ऑफ द बाइबल इन 1455। जोहानस गुटेनबर्ग एक जर्मन जो व्यक्ति थे, उन्होंने सबसे पहले 1455 में प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया और सबसे पहले जिस बुक को उन्होंने प्रिंट किया वो थी बाइबल, जिसकी 150 प्रतियां या फोटोकॉपीज उन्होंने निकाली थी। ऑल क्लासिकल टेक्स्ट इन लैटिन हैड बीन प्रिंटेड इन इटली बाय 1500 एडी। और उसके बाद ग्रीस और रोम का जितना भी क्लासिकल लिटरेचर था उसको 15वीं शताब्दी तक पूरा का पूरा जो है ट्रांसलेट करके प्रिंट कर दिया गया विद द अवेलेबिलिटी ऑफ प्रिंटेड बुक्स। और प्रिंटेड बुक्स इस समय आ गई बाजार में, तो प्रिंटिंग ने जो है बहुत सारी बुक्स की एक तरह से बाढ़ सी ला दी। द आइडियाज, ओपिनियंस एंड इन्फॉर्मेशन स्प्रेड वाइडली एंड रैपिडली। प्रिंटिंग के आ जाने की वजह से विचार जो है, सूचनाएं एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहुत जल्दी जल्दी फैलने लगी। द प्रिंटेड बुक्स प्रोमोटेड न्यू व्यूज रैपिडली, और इन्होंने नए नए विचारों को आगे बढ़ाने में सहायता की। दिस मेड इट पॉसिबल फॉर इंडिविजुअल्स टू रीड बुक्स। इसने साथ ही साथ हर व्यक्ति को पढ़ने की क्षमता का विकास करने में योगदान दिया, एज इट वॉज पॉसिबल टू बाई अ कॉपी फॉर वन सेल्फ। क्योंकि अब इस रेनेसेंस पीरियड में प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार के बाद हर व्यक्ति के लिए एक पुस्तक को खरीदना आसान हो गया था। द प्रिंटेड बुक्स वर द चीफ फैक्टर टू स्प्रेड ह्यूमनिस्ट कल्चर क्विकली अक्रॉस द एल्प्स बाय द एंड ऑफ 15th सेंचुरी। और इन्हीं छपी हुई पुस्तकों ने, प्रिंटेड बुक्स ने मानववाद की भावना को, मानववाद की संस्कृति को तुरंत ही एल्प्स पर्वतमाला के चारों तरफ की बाग में फैलाने में योगदान दिया 15th सेंचुरी तक। अब बात करते हैं जोहानस गुटेनबर्ग और उनकी प्रिंटिंग प्रेस की। तो यहाँ पर हम इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये जो प्रिंटिंग प्रेस है ये स्टार्टिंग की प्रारंभिक प्रिंटिंग प्रेस में से एक है। जोहानस गुटेनबर्ग वॉज अ जर्मन गोल्डस्मिथ एंड अ प्रिंटर। गुटेनबर्ग जो है एक जर्मन गोल्डस्मिथ थे, सोने चांदी का काम करने वाले, और एक प्रिंटर थे। गुटेनबर्ग वाज द फर्स्ट टू डेवलप मूवेबल टाइप। दिस अलाउड फॉर मास प्रोडक्शन ऑफ बुक्स। उन्होंने मूवेबल प्रिंटिंग टाइप की मशीन का आविष्कार किया, जिसने बहुत अधिक मात्रा में पुस्तकों के प्रकाशन का काम प्रारंभ किया। गुटेनबर्ग्स इन्वेंशन रिवोल्यूशनाइज्ड बुक मेकिंग इन यूरोप, और उनके इस आविष्कार ने पुस्तक निर्माण की प्रक्रिया को बहुत ज़्यादा क्रांतिकारी परिवर्तन इसमें लाए। गुटेनबर्ग वॉज द की फिगर इन स्प्रेडिंग द रेनेसेंस, और इस रेनेसेंस को आगे बढ़ाने में गुटेनबर्ग का भी बहुत अधिक कंट्रीब्यूशन था। हिज इन्वेंशन ऑफ मूवेबल टाइप इज स्टिल कंसिडर्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेंशन इन हिस्ट्री। और मानवीय इतिहास में उनके द्वारा जो प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार है वो सबसे महत्वपूर्ण आविष्कारों में से एक माना जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा योगदान इस प्रिंटिंग प्रेस का था रेनेसेंस को लाने में। अब बात करते हैं महिलाओं की आशाओं की, आकांक्षाओं की। इस पुनर्जागरण में महिलाओं के जीवन में क्या परिवर्तन आए। द न्यू आइडियाज लाइक इंडिविजुअलिटी एंड सिटीजनशिप रिगार्डिंग ह्यूमन बींग्स एक्सक्लूड वुमेन। लेकिन इस रेनेसेंस पीरियड में जो नए व्यक्तिवादी सोच और मानव की जो इंडिविजुअलिटी और नागरिकता की जो बातें की जा रही थी, उसमें महिलाओं को इसमें शामिल नहीं किया गया था। यानी ये सब विचार महिलाओं के लिए नहीं थे। मैन फ्रॉम एरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज लेड द पब्लिक लाइफ एंड वर द डिसीजन मेकर्स ऑफ देयर फैमिलीज। इस समय भी जो अमीर परिवार थे, संभ्रांत परिवार थे, वहाँ पर पुरुष ही जो है वो पब्लिक लाइफ या सार्वजनिक जीवन में भूमिका निभाते थे, और ज़्यादातर सारे निर्णय जो है पुरुष ही करते थे परिवारों में। द सन्स वर प्रोवाइडेड विद एजुकेशन टू लीड ए फैमिली बिजनेस और पब्लिक लाइफ। लड़कों को ही जो है एजुकेशन या शिक्षा की व्यवस्था इस समय की जाती थी, ताकि वो अपने पारिवारिक बिजनेस या सार्वजनिक जीवन में एक अच्छी भूमिका निभा सके। वुमेन हैड नो से इन बिजनेस मैटर्स। महिलाओं की किसी भी तरह से बिजनेस मैटर्स में कोई भूमिका नहीं होती थी। दो देयर डाउरीज वर इन्वेस्टेड इन फैमिली बिजनेस, जबकि उनकी ही दहेज के धन का इस्तेमाल बिजनेस में
इन्वेस्ट किया जाता था, निवेश किया जाता था। मैरिजेस वर अ मीन्स टू सपोर्ट बिजनेस अलायंस, और इस समय जो विवाह है वो बिजनेस अलायंस को, बिजनेस को और ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए बहुत सी बार विवाह किए जाते थे। यानी विवाह का उद्देश्य जो है अपने पारिवारिक बिजनेस को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से किया जाता था। Those girls whose dowry was not arranged were sent to convents to lead the life of nuns। और इस समय एक बहुत बड़ी जो चीज़ हम देख सकते हैं कि रेनेसेंस पीरियड के समय बहुत सारी ऐसी लड़कियां जो अपने लिए दहेज का प्रबंध नहीं कर पाती थी, ऐसी लड़कियों का विवाह नहीं होता था और उन्हें कॉन्वेंट में नन्स के रूप में, साधु सन्यासिनी के रूप में जीने के लिए भेज दिया जाता था। यानी दहेज की व्यवस्था न होने पर लड़कियों का विवाह तक इस समय नहीं होता था। महिलाओं की भूमिका इस समय सिर्फ जो है परिवार को निभाने वाली या परिवार को चलाने वाली व्यक्ति के रूप में होती थी। उनकी एक ही जिम्मेदारी थी, अपने परिवार की देखभाल करना। द कंडीशन ऑफ वुमेन इन फैमिलीज ऑफ मर्चेंट्स वाज इन कॉन्ट्रास्ट टू ऑफ एरिस्टोक्रेटिक फैमिली। जिन परिवार का मुख्य बिजनेस व्यापार था, उन परिवार की महिलाओं भिन्न थी, अलग थी। यानी धनी परिवारों से और व्यापारिक परिवारों में महिलाओं की स्थिति में अंतर था। व्यापारिक परिवारों में दे असिस्टेड देयर हस्बैंड इन रनिंग द बिजनेस, वे अपने पतियों की सहायता करती थी उनके बिजनेस चलाने में। द वाइव्स ऑफ मर्चेंट्स एंड बैंकर्स लुक आफ्टर देयर बिजनेस व्हेन दे वर अवे, जब उनके पति बाहर होते थे, विदेश होते थे या दूसरी जगह चले जाते थे, तो ऐसे में परिवार की महिलाएं उनके बिजनेस को, व्यापार को देखती थी। द अर्ली डेथ ऑफ ए मर्चेंट फोर्स्ड हिज विडो टू प्ले बिगर पब्लिक रोल रादर देन द वुमेन ऑफ एरिस्टोक्रेटिक फैमिली। और किसी व्यापारी या ट्रेडर की जो वाइफ होती थी, उनको अगर उनके पति की मृत्यु जल्दी हो जाती थी तो ऐसे में उन्हें अपने बिजनेस को संभालने के लिए सार्वजनिक जीवन में बड़ी भूमिका निभानी पड़ती थी, जो कि अमीर परिवार की महिलाएं नहीं निभाती थी। तो इस समय व्यापारिक परिवार की महिलाओं की स्थिति जो है अमीर परिवार की महिलाओं की स्थिति से ज़्यादा बेहतर थी और वो सार्वजनिक जीवन में अपना कंट्रीब्यूशन देती थी। ठीक है, अब हम देखते हैं कि वो कौन सी महिलाएं थी जिन्होंने सार्वजनिक जीवन में इस रेनेसेंस पीरियड में अपना महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन दिया। तो ऐसी महिलाओं में सबसे पहला नाम आता था, सेवरल वुमेन वर इंटेलेक्चुअल ह्यूमनिस्ट वेनिशियन, कैसेंड्रा फिडल वाज वन ऑफ देम। कैसेंड्रा फिडल इसमें सबसे महत्वपूर्ण थी। शी वाज नोन फॉर हर प्रोफिशिएंसी इन ग्रीक एंड लैटिन लैंग्वेज एंड वाज इनवाइटेड टू डिलीवर लेक्चर्स एट द यूनिवर्सिटी ऑफ पडुआ। हर वर्क्स फोकस द जनरल रिगार्ड फॉर एजुकेशन। इस तरह की महिलाओं में कैसेंड्रा फिडेल, जो वेनिस सिटी की रहने वाली थी, उनका बहुत महत्वपूर्ण नाम है। वो अपनी ग्रीक और लैटिन लैंग्वेज के ऊपर मास्टरी की वजह से बहुत ज़्यादा जानी जाती थी और वो यूनिवर्सिटी ऑफ पडुआ में एज ए लेक्चरर इनवाइट की जाती थी, जहाँ पर वो ग्रीक और लैटिन लैंग्वेज में और वहाँ पर फिलोसॉफी पर वो जो है लेक्चर देती थी और उनका जो है उनकी एजुकेशन की वजह से बहुत रिगार्ड था। फिडल वॉज अमोंग दोज वुमेन हु क्रिटिसाइज द रिपब्लिक फॉर क्रिएटिंग हाईली लिमिटेड डेफिनेशन ऑफ लिबर्टी। फिडल इस बात की बहुत अधिक आलोचक थी कि जो आज़ादी है उसका सिर्फ एक बहुत छोटा सा मीनिंग जो है उस समय के रेनेसेंस पीरियड के लोगों ने निकाला, दैट फेवर्ड द विशेज ऑफ मैन ओवर दोज ऑफ वुमेन। सिर्फ वो आज़ादी पुरुषों के लिए ही थी, महिलाओं के लिए नहीं थी, इसलिए फिडल ने इसकी बहुत अधिक आलोचना की। अनदर आउटस्टैंडिंग वुमन वाज द मार्चेस ऑफ मंटुआ। मंटुआ की रानी थी, उसका नाम था इसाबेला दे एस्टे। शी रूल्ड द स्टेट इन द एब्सेंस ऑफ हर हस्बैंड एंड द कोर्ट ऑफ दैट स्मॉल स्टेट गॉट फेम फॉर इट्स इंटेलेक्चुअल विविडनेस। इसाबेला दे एस्टे जो है अपने पति की एब्सेंस में उसने अपने पति के राज दरबार को बहुत अच्छी तरह संभाला था और उनका दरबार जो था बहुत सारे विद्वानों की वजह से फेमस हुआ था। द राइटिंग्स ऑफ वुमेन ऑफ दैट पीरियड revealed their confidence that they should have economic power, property and education to get individuality in the world dominated by men। इस समय की बहुत सारी महिला लेखिकाओं के लेखों से ये पता लगता है कि महिलाओं को इस समय बहुत अधिक आत्मविश्वास था और वे चाहती थी कि उन्हें आर्थिक शक्ति, संपत्ति और शिक्षा का अधिकार मिले ताकि वो भी एक व्यक्ति के रूप में आगे बढ़ सके और इस पुरुष प्रधान समाज में उनको भी जो है महत्व हो। तो बहुत सारी महिलाओं ने इस तरह के विचार इस समय रखे थे। फिर बात करते हैं कि रेनेसेंस में इस काल की जो लिटरेचर है, साहित्य का बहुत अधिक सृजन हुआ था और उसी की वजह से ये पुनर्जागरण जो है बहुत अधिक प्रसिद्ध हुआ था। तो इस काल में कौन कौन सी रचनाएं इसमें लिखी गई थी
तो एक तरफ उनके राइटर और उनकी रचनाओं को देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, सभी परीक्षाओं में ये पूछी जाती है। यही मेन जो टॉपिक है, जनरली सभी तरह के एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो आपको ये स्लाइड के ये सभी नाम और उनकी पुस्तकों के नाम याद रखने हैं। सबसे पहले राइटर थे दांते, और दांते ने डिवाइन कॉमेडी नाम का बुक लिखा, जो कि वर्नाकुलर लैंग्वेज में लिखा गया था। सबसे पहले इटालियन लैंग्वेज में इसको लिखा गया था। पैट्रार्क ने लव सोनेट्स टू लोरा नाम के जो है लव पोएम्स जो है उन्होंने लिखी थी। बोकाशियो जो है उन्होंने डेकामेरन नाम का जो है बुक लिखा है। मैकियावेली ने पॉलिटिकल साइंस की बुक लिखी है द प्रिंस, जो कि बहुत फेमस रही है। जॉन मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज रिगेन नाम की जो है बहुत अधिक बड़े महाकाव्य लिखे हैं। थॉमस मोर ने यूटोपिया जो है काल्पनिक जो है स्वर्ग की कल्पना में एक यूटोपिया नाम का ग्रंथ लिखा है, वो भी बहुत प्रसिद्ध रहा है। फ्रांसिस बेकन ने न्यू एटलांटिस, एरेस्मस ने इन फ्रेज ऑफ फोली जो है एक बहुत ही सटारिकल ग्रंथ इस समय लिखा। सर्वेंटीज जो स्पेन के रहने वाले थे उन्होंने डॉन क्यूहोटो, ये भी एक सटारिकल जो है ग्रंथ है वो लिखा। इसके बाद इस काल का सबसे महान लेखक जिसे कहा जा सकता है वो विलियम शेक्सपियर थे, और उन्होंने बहुत सारी जो है महान रचनाएं इस समय की, जिसमें रोमियो एंड जूलियट, मर्चेंट ऑफ वेनिस, जूलियस सीजर, मिडसमर नाइट्स ड्रीम, मैकबेथ, हैमलेट, ट्वेल्थ नाइट, इस तरह की बहुत सारी रचनाएं उनके द्वारा की गई थी। जॉफरी चौसर जो है वो भी अपनी कविताओं की वजह से इस समय बहुत प्रसिद्ध लेखकों में से एक माने जाते हैं। तो ये सारे जो नाम हैं और उनकी पुस्तकों के नाम हैं, ये सब बहुत महत्वपूर्ण हैं, तो ये सभी आप याद रखेंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं कि इस समय एक बड़ा परिवर्तन ईसाई धर्म में देखा जा सकता है। वहाँ पर बहुत सारी बहसें इस धर्म में प्रारंभ हो गई थी। तो नेक्स्ट है डिबेट्स विद इन क्रिश्चियनिटी, ईसाई धर्म में जो है बहसें। इन द 15th and 16th century, the North European universities scholars were attracted by humanist ideas. 15th और 16th सेंचुरी में उत्तरी अमेरिका की यूनिवर्सिटी के बहुत सारे लोग जो है मानववादी विचारों से बहुत प्रभावित हुए। लाइक इटालियन स्कॉलर्स, दे ऑल्सो पेड अटेंशन टू क्लासिकल ग्रीक एंड रोमन टेक्स्ट टुगेदर विद द सेक्रेड बुक्स ऑफ द क्रिश्चियंस। और उन्होंने इटालियन विचारकों की तरह उन्होंने भी ग्रीक और रोमन कल्चर की बहुत सारी बुक्स को पढ़ा, और साथ ही साथ जो पवित्र ईसाई धर्म की पवित्र पुस्तकें हैं उनका भी उन्होंने अध्ययन किया। द प्रोफेशनल स्कॉलर्स लेड द ह्यूमनिस्ट मूवमेंट विच ऑल्सो इन्फ्लुएंस द मेंबर्स ऑफ द चर्च। और इस समय के जो प्रोफेशनल लोग थे उनकी मानववादी विचारधारा या उनके आंदोलनों ने ईसाई धर्म के भी बहुत सारे लोगों को प्रभावित किया। They discarded the meaningless rites which they considered as later addition and directed the Christians to follow the religion mentioned in ancient texts of their religion. उन्होंने उन सभी मान्यताओं को जो है निरर्थक माना जो कि इस क्रिश्चियन रिलीजन में बाद में ऐड की गई थी, और जो क्रिश्चियन रिलीजन के लोगों को माननी पड़ती थी। उनका यह कहना था कि उन्हीं मान्यताओं को, परंपराओं को माना जाए जो प्रारंभिक ईसाई धर्म में मिलती है, जो जीसस क्राइस्ट के समय मिलती थी। द क्रिश्चियन ह्यूमनिस्ट लाइक थॉमस मूर ऑफ इंग्लैंड एंड एरेस्मस ऑफ हॉलैंड assumed that the church in their respective country had become a center of greed and extortion money forcibly from common man. इरेस्मस और थॉमस मूर जैसे जो इंग्लैंड और जर्मनी और हॉलैंड के राइटर थे, उन्होंने ये माना कि चर्च जो है इस समय लोगों बहुत लालची हो गया, चर्च के लोग बहुत लालची हो गए हैं और वो लोगों से ज़बरदस्ती पैसा इकट्ठा कर रहे हैं सामान्य जनरल आदमी से। द सेलिंग ऑफ इंटेलिजेंस डॉक्यूमेंट वॉज वन ऑफ द मैथड टू ऑब्टेन मनी। और इस समय एक इंटेलिजेंस डॉक्यूमेंट जो है वो इस तरह का एक बहुत बड़ा प्रमाण है जहाँ पर चर्च के लोग पाप मुक्ति विमोचन एक पत्र लोगों को देते थे कुछ पैसा लेकर, और उसके आधार पर ये कहते थे कि इस पत्र को जो भी खरीद लेगा वो उसके सारे पाप माफ हो जाएंगे और कुछ स्वर्ग में स्थान पाएगा। तो इस तरह से चर्च के लोग जो है पैसा इकट्ठा करने के लिए गलत गलत चीज़ों को भी प्रमोट कर रहे थे, और उसमें से इंटेलिजेंस जो डॉक्यूमेंट है वो भी इसी तरह का एक प्रकार था। द इंटेलिजेंस प्रोमिस्ड द पीपल टू फ्री देम फ्रॉम द सिंस कमिटेड बाय देम इन द पास। उनके सारे पुराने पापों से मुक्ति दिलाने वाला ये पाप विमोचन जो है एक पत्र था जो उस समय के लोगों के विरोध का मेन कारण था। द प्रिंटेड बाइबल इन लोकल लैंग्वेज डिस्क्लोज द क्रिश्चियन दैट देयर रिलीजन डिडंट अलाउ सच प्रैक्टिसेस। और इस समय बाइबल की जो पुस्तकें प्रिंट होने लगी थी और घर घर में हर व्यक्ति को अवेलेबल होने लगी थी, उसने इन धारणाओं को और प्रभावी बनाया कि हम जो रिचुअल्स और परंपराएं मान रहे हैं वो हमारे धर्म में है ही नहीं। द पीजेंट्स, कॉमन्स एंड द प्रिंसेस बिगिन टू रेबल अगेंस्ट टैक्सेस इम्पोज्ड बाय द चर्च।
और बहुत सारे साधारण जो किसान थे, जो साधारण व्यक्ति थे और जो राजकुमार थे, उन सभी ने चर्च द्वारा इकट्ठा किए जाने वाले इन टैक्सेस के अगेंस्ट भी आवाज़ उठाना शुरू कर दिया। एंड देयर इंक्रीजिंग इंटरफेरेंस इन द वर्क ऑफ द स्टेट, और राज्य में सरकार के कार्यों में चर्च के बढ़ते प्रभाव का भी इस समय विरोध होना स्टार्ट हो गया। तो क्रिश्चियनिटी में बहुत सारे इस समय जो है डिबेट स्टार्ट हो गई, और इन डिबेट्स में सबसे महत्वपूर्ण जो व्यक्ति था वो था मार्टिन लूथर। In 1517, Martin Luther, a German monk, started the Protestant Reformation against the Catholic Church। और 1517 में जर्मनी के जो एक साधु सन्यासी थे मार्टिन लूथर, उन्होंने चर्च की गलत परंपराओं के अगेंस्ट में एक विरोध आंदोलन शुरू किया, जिसे प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन मूवमेंट कहा जाता है। कैथोलिक चर्च के अगेंस्ट में शुरू किया गया था। ही सेड दैट ए पर्सन डिडंट नीड प्रिस्ट टू सेट अप कॉन्टैक्ट विद गॉड, और उनका यह कहना था कि एक व्यक्ति को भगवान के साथ संपर्क बनाए रखने के लिए किसी मध्यस्थ की, किसी प्रिस्ट की आवश्यकता नहीं है। एक व्यक्ति खुद डायरेक्ट भगवान से अपना जो है संबंध कॉन्टैक्ट बना सकता है। दैट लेड टू द ब्रेकअप ऑफ जर्मन एंड स्विस चर्चेज विद द पोप एंड कैथोलिक चर्च। और इन मार्टिन लूथर के इन्हीं विचारों की वजह से जो है कैथोलिक जो चर्च था वो जर्मनी और स्विट्जरलैंड में दो भागों में बढ़ गया। एक नई शाखा यहाँ पर स्टार्ट हो जाती है जिसे प्रोटेस्टेंट कहा जाता है। अक्टूबर 31 in 1517 he posted 95 theses on church door in Wittenberg, Germany। और मार्टिन लूथर ने 31 अक्टूबर 1517 को अपनी 95 थीसिस 95 थीसिस को विटेनबर्ग के चर्च के दरवाजे पर चिपका दिया। और इन थीसिस में उसने ही क्रिटिसाइज्ड चर्च, और उसने बहुत अधिक चर्च की आलोचना की। उसकी 1000 कॉपीज जो है तुरंत ही पूरे जर्मनी में फैल गई और वो बहुत अधिक पॉपुलर हो गया। ऐसे ही चर्च की आलोचना करने वालों में एक और थे, इग्नेशियस लोयोला, जो कि स्पेन के रहने वाले थे। इन स्पेन ही ऑर्गेनाइज द सोसाइटी ऑफ जीसस, और इग्नेशियस लोयोला ने जो है सोसाइटी ऑफ जीसस की स्थापना की इन 1540। हिज फॉलोअर्स कॉल्ड जेसुइट्स, और उसकी फॉलोअर्स जो है उन्हें जेसुइट्स कहा जाता है। द एम ऑफ द सोसाइटी वॉज टू सर्व पुअर एंड टू वाइडन देयर नॉलेज ऑफ अदर कल्चर्स। और इस सोसाइटी का उद्देश्य जो है गरीबों की सेवा करना और विश्व की विभिन्न संस्कृतियों का अध्ययन करके अपनी कल्चर को और ज़्यादा जो है विविड बनाना और ज़्यादा प्रॉस्पर बनाना था। फिर इसके बाद अगले एक और विचारक जो थे, सुधारक थे, उल्रिच ज्विंगली एंड जीन कैल्विन। इन स्विट्जरलैंड फॉलोड मार्टिन लूथर्स आइडिया। ये दोनों ने ही मार्टिन लूथर के आइडिया को फॉलो किया, और दीज रिफॉर्मर्स हैड ग्रेटर पॉपुलर सपोर्ट इन टाउन्स एंड रूरल एरियाज। और इनका स्विट्जरलैंड में बहुत ही अधिक जो है सपोर्ट था ग्रामीण क्षेत्रों में, और इसकी वजह से क्या है, धीरे धीरे जो है कैथोलिक चर्च में विभाजन हो गया, और कैथोलिक चर्च में जो है एक नई शाखा शुरू हो जाती है जिसे प्रोटेस्टेंट कहा जाता है। अदर जर्मन रिफॉर्मर्स लाइक एनाबैप्टिस्ट वर मोर रेडिकल। दे ब्लेंडेड द आइडिया ऑफ सैल्वेशन टू ऑल काइंड्स ऑफ सोशल ऑपरेशन। दे आर्ग्यूड दैट गॉड हैज क्रिएटेड ऑल मैन एज इक्वल्स एंड देयरफॉर दे आर नॉट एक्सपेक्टेड टू पे टैक्स एंड हैव द राइट टू चूज देयर प्रीस्ट। ठीक है, ये जो एनाबैप्टिस्ट और इस तरह के विचारक जो थे, रेडिकलिस्ट थे, जो इस तरह के सामाजिक ऑपरेशन को सही नहीं मानते थे, उन्होंने तर्क दिए कि जब सभी लोगों को भगवान ने बनाया है, सबको इक्वल बनाया है, तो फिर कुछ लोगों को ही टैक्स क्यों देने पड़ते, कुछ लोग ही टैक्स क्यों देते हैं और बाकी लोग उन पर शासन क्यों करते हैं। और उसमें जो है प्रेस्ट की भूमिका पर भी उन्होंने क्वेश्चन मार्क लगाए, प्रश्न चिन्ह लगाए। दीज आइडियाज इन्फ्लुएंस द फ्यूडल ऑप्रेस्ड पेजेंट्री एंड दे रिवोल्टेड। और इस तरह के विचारों ने जो सामंतवादी फ्यूडल सिस्टम जो इंग्लैंड, यूरोप, फ्रांस का था, उसने उसके अगेंस्ट जो किसान उनको क्रांति के लिए उकसाया। मार्टिन लूथर opposed radicalism and asked the German rulers to suppress the rebellions in 1525। मार्टिन लूथर जो था इस तरह के रेडिकल और क्रांतिकारी विचारों को नहीं पसंद करता था, इसलिए उसने जर्मन राजाओं को इस तरह की क्रांतियों को दबाने के लिए जो है सजेस्ट किया। इन इंग्लैंड द रूलर्स ब्रोक द कनेक्शन विद द पोप। लेकिन इंग्लैंड में इस तरह के लोगों ने चर्च के साथ अपने संबंध तोड़ लिए। द किंग और क्वीन वॉज द हेड ऑफ द चर्च फ्रॉम देन ऑनवर्ड्स। और इसके बाद इंग्लैंड में जो है चर्च का हेड भी राजा या रानी को माना जाने लगा, और इस तरह से पोप की जो सत्ता थी वो यहाँ से खत्म हो जाती है। अब राजा जो है गवर्नमेंट के हेड के साथ साथ चर्च का भी हेड
कहा जाने लगा इंग्लैंड में। ऑल दिस डेवलपमेंट ब्रॉट क्रिश्चियनिटी इनटू टू पार्ट्स, और इस तरह के इन सारे चीज़ों ने क्रिश्चियन रिलीजन को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहला कैथोलिक्स, पुराना वाला जो धर्म था वो कैथोलिक कहलाया, और नए विचारों वाले मार्टिन लूथर से फॉलोअर्स का जो धर्म है वो प्रोटेस्टेंट कहलाया। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कि साइंस के एरिया में इस रेनेसेंस पीरियड में क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए। तो साइंस में द साइंटिस्ट हैड क्वेश्चन द क्रिश्चियन नोशन ऑफ मैन एज ए सिनर। साइंटिस्ट ने क्रिश्चियन जो विचार है उसका बहुत आलोचना की कि मनुष्य जन्म से ही पापी होता है। द क्रिश्चियंस बिलीव्ड दैट द अर्थ वाज अ प्लेस ऑफ सिन एंड द बर्डन ऑफ सिन मेड इट स्टेशनरी। और क्रिश्चियनिटी में ये विचार दिया हुआ है कि मनुष्य जन्म से ही पापी होता है और सारे लोग पापी लोग इस अर्थ पर होते हैं, इसी वजह से हमारी पृथ्वी जो है स्टेशनरी है, एक ही जगह पर टिकी हुई है। द अर्थ वॉज सेंटर ऑफ यूनिवर्स, और क्रिश्चियनिटी ये भी कहती थी कि अर्थ ही इस यूनिवर्स का, ब्रह्मांड का सेंटर है, अराउंड विच सेलेस्टियल प्लैनेट्स मूव्ड, और उसके चारों तरफ बाकी ग्रह नक्षत्र घूमते हैं। कोपरनिकस डेवलप्ड अ थ्योरी दैट अर्थ टुगेदर विद अदर प्लैनेट्स रिवॉल्व्ड अराउंड द सन। लेकिन इस समय कोपरनिकस जैसे वैज्ञानिकों ने यह प्रूव किया कि अर्थ इस ब्रह्मांड का सेंटर न होकर अर्थ जैसे दूसरे प्लैनेट जो है वो सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। तो एक ये बहुत बड़ी चीज़ थी कि जिसने क्रिश्चियन रिलीजन की जो बहुत सारी आइडियोलॉजीज थी उनको एक तरह से ब्रेक कर दिया। ही हैंडेड ओवर हिज मैन्युस्क्रिप्ट द रिवोल्यूशंस द रोटेशंस टू हिज डिसाइपल जोएचिम रैट्रिक्स बिफोर हिज डेथ। पीपल टुक टाइम टू एक्सेप्ट द ट्रूथ। और ये जो कोपरनिकस था उसने अपनी मृत्यु से पहले अपनी जो भी पांडुलिपियाँ थी, जो भी स्टडी उसने किया था, जो रिसर्च की थी, वो द रेवोल्यूबस नाम की या द रोटेशन नाम की जो बुक थी वो उसने अपने शिष्य को दे दी। और उसकी मरने के बहुत वर्षों बाद इस सत्य को स्वीकार किया गया कि वास्तव में जो कोपरनिकस ने खोज की है कि अर्थ जो है सन के चारों तरफ रिवॉल्व करती है, उस मान्यता को माना गया। ठीक है, और साइंस में अगर हम देखें तो एस्ट्रोनॉमी में जोहानस केपलर पॉपुलराइज्ड द थ्योरी दैट अर्थ इज अ पार्ट ऑफ सन सेंटर्ड सोलर सिस्टम। जोहानस केपलर ने बताया कि अर्थ जो है सोलर सिस्टम का एक पार्ट है, सन उसका सेंटर है और इसके अलावा बहुत सारे और प्लैनेट्स हैं जो सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। इन हिज cosmographical mystery he demonstrated that planets revolved around the sun not in circle but in eclipse। और उसने अपनी cosmographical mystery नाम की जो बुक है उसमें ये बताया कि जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सन के चारों तरफ सर्कल में, वृत्ताकार मार्ग में मूव ना करके इक्लिप्स में, दीर्घ वृत्ताकार जो है उसमें, सेमी सर्कुलर जिसको कह सकते हैं, उसमें मूव करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। तो ऐसी नई नई साइंटिफिक डिस्कवरीज इस समय होने लगी थी। फिर गैलीलियो गैलीली नाम का जो साइंटिस्ट था उसने अपने बुक द मोशन में प्रूव किया कि ये जो वर्ल्ड है पूरा डायनामिक है, गतिशील वर्ल्ड है। द रेवोल्यूशन इन साइंस रीच इट्स क्लाइमेक्स विद द थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन बाय आइजैक न्यूटन। फिर इसके बाद आइजैक न्यूटन का जो ग्रेविटेशन का सिद्धांत था उसने बहुत सारे जो है सोच में परिवर्तन लाया, पुरानी सोच को बदलने का काम किया। द वर्क्स ऑफ एक्सटेंडेड रैपिडली इनटू द फॉर्म्स ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। इस समय फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में बहुत सारे नए नए प्रयोग और नए नए आविष्कार होने लगे। हिस्टोरियंस टर्म दिस न्यू अप्रोच टू द नॉलेज ऑफ मैन एंड नेचर एज द साइंटिफिक रेवोल्यूशन। और इतिहासकार इस तरह के जो मनुष्य और प्रकृति के बीच में बहुत सारे जो परिवर्तन हो रहे थे उन्हें वैज्ञानिक क्रांति के रूप में टर्म करते हैं। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस इन द माइंड्स ऑफ सेप्टिक्स एंड नॉन बिलीवर्स नेचर रिप्लेस्ड गॉड एज अ सोर्स ऑफ क्रिएशन। और उसके बाद इस तरह के इन आविष्कारों ने मनुष्य में यह धारणा जन्म दी कि इस ब्रह्मांड की रचना भगवान ने न करके नेचर ने, प्रकृति ने इस ब्रह्मांड का निर्माण किया है। द बिलीवर्स ऑफ गॉड सेड दैट देयर गॉड डिडंट डायरेक्टली कंट्रोल द एक्ट ऑफ लिविंग इन द वर्ल्ड। और जो भगवान को मानते थे उन लोगों को भी विश्वास करने पर मजबूर होना पड़ा कि भगवान डायरेक्टली जो है इस प्रकृति को कंट्रोल नहीं करते हैं। अ न्यू साइंटिफिक कल्चर केम इनटू एग्जिस्टेंस एज सेवरल साइंटिफिक सोसाइटीज पॉपुलराइज साइंटिफिक आइडियाज। और पूरे यूरोप में बहुत सारी वैज्ञानिक संस्थाओं की इस समय स्थापना हुई जिसने पूरे यूरोप में वैज्ञानिक विचारों को फैलाने में अपना योगदान दिया। द साइंटिफिक सोसाइटीज वर फॉर्म्ड लाइक द रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन। ऐसी सोसाइटी में रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन जो 1662 में एस्टेब्लिश हुई थी एंड द पेरिस अकेडमी इन 1670। ये दो महत्वपूर्ण वैज्ञानिक संस्थाएं हैं जो यूरोप में स्थापित हुई थी। दे हेल्ड लेक्चर्स एंड कैरिड आउट एक्सपेरिमेंट फॉर पब्लिक व्यूइंग। ये संस्थाएं जो है बहुत सारे लेक्चर्स, वैज्ञानिक जो विचार हैं उनका ऊपर लेक्चर्स जो है आयोजित करती, साथ ही साथ
लोगों के देखने के लिए बहुत सारे नए नए साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट को लोगों के सामने प्रदर्शित करती थी। तो इस तरह से पूरे यूरोप में वैज्ञानिक विचारों का इस समय जो है बाढ़ सी आने लग गई, जिसने रेनेसेंस को, पुनर्जागरण को और आगे बढ़ाया। अब यहाँ लास्ट में बात होती है कि वॉज देयर अ यूरोपियन रेनेसेंस इन द 14th सेंचुरी? क्या यूरोप में जो 14th सेंचुरी में जो भी परिवर्तन आया उन्हें पुनः जागरण कहा जा सकता है? Modern writers like Peter Burke of England suggested that Burckhardt exaggerated the sharp distinction between this period and the one that preceded it by terming it as Renaissance। जो पीटर बर्क नाम के एक इंग्लैंड के जो राइटर्स हैं वो कहते हैं कि बर्कहार्ट ने जो इस पीरियड को रेनेसेंस नाम दिया है वो कुछ ज़्यादा ही एग्जेगरेटेड जो है वो हो गए थे, और इस वजह से उन्होंने ये नाम दिया है। द टर्म इम्प्लाइड द रीबर्थ ऑफ द ग्रीक एंड रोमन सिविलाइजेशन एंड द सब्सटीट्यूशन ऑफ द प्री क्रिश्चियन वर्ल्ड फॉर द क्रिश्चियन वर्ल्ड बाय द आर्टिस्ट एंड स्कॉलर्स ऑफ दैट पीरियड। बोथ दीज आर्ग्यूमेंट्स वर एग्जीक्यूटेड। और इस समय प्राचीन ग्रीक और रोमन कला का पुनर्जन्म हुआ था, और यूरोपीय लोगों ने जो है पेंटिंग, आर्ट और आर्किटेक्चर के माध्यम से उसको पुनर्जीवित किया था। ये दोनों ही विचार जो है बहुत ज़्यादा एग्जेगरेटेड, ठीक है, वो उनको लगे। क्यों? क्योंकि बाय टर्मिंग द रेनेसेंस एज ए पीरियड ऑफ इमेजिनेटिव क्रिएटिविटी एंड द मिडिल एजेस एज ए पीरियड ऑफ डार्कनेस इज इजी जनरलाइजेशन। उनका ये मानना था कि इन लोगों द्वारा इस पीरियड को तो बिल्कुल जो है इमेजिनेटिव क्रिएटिविटी का पीरियड कह दिया गया, और पुराने पीरियड को बिल्कुल उन्होंने डार्क एज कह दिया, जो कि बहुत ही ज़्यादा जनरल। पुराने पीरियड को 14th सेंचुरी से पहले के पीरियड को डार्क एज कहना उन लोगों को सही नहीं लगा। द एलिमेंट्स ऑफ रेनेसेंस वॉज ऑलरेडी सीन फ्रॉम 12th एंड 13th सेंचुरी। उनका यह मानना था कि 12वीं और 13वीं शताब्दी में भी इस पुनर्जागरण के बहुत सारे एविडेंस देखने को मिलते हैं। इवन इन 9th सेंचुरी इन फ्रांस, और यहाँ तक कि 9वीं सेंचुरी के फ्रांस में भी रेनेसेंस की शुरुआत के जो है दृश्य देखने को मिलते हैं। सेम टाइप ऑफ लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक एफर्ट्स फ्लोरिश्ड, और इसी तरह की बहुत सारे साहित्यिक और कलात्मक चीज़ों का उस समय फ्रांस में शुरुआत हो चुकी थी। और इस वजह से वो कहते हैं कि 14th सेंचुरी के बाद के पीरियड को ही रेनेसेंस नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उससे पहले भी पुनर्जागरण जैसी बहुत सारी चीज़ें प्रारंभ हो गई थी। फिर रोमन काल की द आर्किटेक्चरल एंड लिटररी फाइंडिंग्स रोमन कल्चर शो दैट द टेक्नोलॉजीज एंड स्किल्स इन एशिया हैड कंट्रीब्यूटेड टू द कल्चरल चेंजेस इन ऑफ यूरोप। फिर इन इतिहासकारों ने ये भी माना कि रोमन जो संस्कृति है उसके विकास में, वहाँ मूर्तिकला के विकास में एशिया की कला का बहुत अधिक कंट्रीब्यूशन था। बहुत सारी कलाकारी इन लोगों ने जो है एशिया से सीखी और अपनी मूर्तियों में उसका प्रयोग किया था। तो रोमन जो आर्किटेक्चर का प्रभाव है पूरी तरह से वहाँ का स्थायी नहीं है, बल्कि ये एशियन लोगों से सीखा गया था। द एक्सपेंशन ऑफ इस्लाम एंड मंगोल इन्वेजन लाइक linked Asia and North Africa with Europe in trade and learning skills along with political connection। फिर इस्लाम और मंगोल साम्राज्य का जो विस्तार हुआ था, इसकी वजह से एशिया, अफ्रीका, यूरोप से जुड़े थे, और इसकी वजह से बहुत सारे व्यापारिक और जो एजुकेशन से रिलेटेड और राजनीतिक संस्थाओं का आपस में जुड़ाव इस समय हुआ था। यूरोप अलोंग विद रोमन्स एंड ग्रीक्स गॉट नॉलेज फ्रॉम इंडिया, चाइना, ईरान, अरेबिया एंड सेंट्रल एशिया। और यूरोप में जो बहुत सारा ग्रुप रोमन और ग्रीक जो नॉलेज है वो नॉलेज इंडिया, चाइना, ईरान, अरेबिया और सेंट्रल एशिया से जो है प्राप्त हुआ था। यानी ग्रीक और रोमन जो ज्ञान है उसमें इन बाकी देशों के ज्ञान का प्रभाव देखने को मिलता है। An important change that did happen in this period was the gradual separation of the public and private life of a person। इस समय का एक महत्वपूर्ण परिवर्तन जो देखा जा सकता है कि इस समय व्यक्ति का सार्वजनिक जीवन और व्यक्तिगत जीवन में एक सेपरेशन, एक विभाजन या एक अंतर देखने को स्पष्टता अंतर देखा जा सकता है। और इसी के साथ ये जो रेनेसेंस का पार्ट 2 वीडियो था वो यही समाप्त होता है। आशा है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगले वीडियो में हम अगले चैप्टर के साथ प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए गुड बाय टू ऑल, हैव अ नाइस डे।